प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। आज सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेज के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हमारे क्लास के सिलसिले में हम इंग्लिश पढ़ रहे थे और आज से हम इंग्लिश के साथ साथ में मैथ्स या गणित को ऐड करने जा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लास के लिए आमंत्रित करें। हमारा मकसद है कि हम कम समय में अधिक से अधिक बच्चों तक किस प्रकार पहुंच सकें। इस प्रकार का ध्येय लेकर के हम शुरू से ही चले हैं और इसलिए मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि अब से ये रेगुलर मैथमेटिक्स की क्लासें हमें चलेगी। इसमें सबसे पहले मैं क्लास 8 यानी कि 8वीं कक्षा की मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज में अध्यापन करवाऊंगा मैं स्वयं। और इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे बच्चों तक प्रमोट करें, ताकि हम जो मकसद लेकर के चले हैं वो मकसद हमारा पूरा हो सके, है ना। तो सबसे पहले आज हमारी जो क्लास है प्रिय विद्यार्थियों वो है मैथ्स की। किसकी? मैथ्स की, है ना। हाँ, इसको हम कहेंगे विद्यार्थियों हिंदी में गणित। क्या है? गणित की कक्षाएं। अब ध्यान देने योग्य ये बात है प्रिय विद्यार्थियों कि आज तक अंग्रेजी की पढ़ी थी। मैंने पहले भी वादा किया था कि हम कोशिश करेंगे गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और हिंदी चारों क्लासें आप तक पहुंचाने की। उसी कड़ी में आज हम जो ऐड करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स या मैथ्स की है। और मैथ में भी सबसे पहले मैं प्रायोरिटी दूंगा वो बोर्ड क्लासेज को दूंगा। बोर्ड की जैसे 8वीं है, 10वीं है, इन दोनों की क्लासें सबसे पहले लगाएंगे। कोशिश करेंगे इनके साथ साथ लोकल क्लासेज 6, 7 और 9 की भी लगाएंगे। जल्द ही आप जुड़े रहें इसके लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम बेसिक चर्चा करते हैं कि मैथ्स पढ़ना क्यों जरूरी है। हमने जब इंग्लिश पढ़ी थी तो उस समय चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि मैथ्स पढ़ना क्यों जरूरी है। क्योंकि मैथ्स चाहे हम आगे पढ़ें, व्यवसाय करें, छोटा मोटा को ट्रेडिशनल मार्केट में घुसना है या ठेकेदार बनना है या कुछ भी धंधा करना है या कोई प्रोफेशन में जाना है, तो मैथ्स का बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है। क्योंकि मैथ्स वर्तमान में आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केट में या ई कॉमर्स का जो युग है, ई कॉमर्स के युग में मैथ्स की महत्ता इतनी बढ़ गई है कि इसके बिना कल्पना संभव नहीं है। आज हम जितनी भी गणनाएं देख रहे हैं वो सारी मैथमेटिक्स या मैथ्स के अंतर्गत आती है और मैथ्स के मार्फत हो पा रही है। तो इस वजह से हमें मैथ्स को एक नेसेसरी सब्जेक्ट मान करके, कंपलसरी सब्जेक्ट मान करके पढ़ना है। क्योंकि आप मार्केट में जाते हो, आपको हिसाब किताब नहीं करना आता है तो मार्केट में आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे। आप किसी फाइनेंशियल सिस्टम में एंट्री करते हो और फाइनेंशियल सिस्टम में आपकी मैथमेटिक्स कमजोर है तो मैथमेटिक्स के बिना आप वहां भी प्रॉफिट में नहीं रहोगे। उसके अलावा आप घर में जैसे कोई है, किसी के पास पैसे हैं, किसी को ब्याज से देते हो आप, तो मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन आपको नहीं आता है तो वहां भी आपको ब्याज क्या मूलधन भी नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में हमें मैथ्स पढ़ना जरूरी है। और मेरा ये मानना है कि 10 या 12 तक का जो बेसिक ज्ञान है वो हर एक सब्जेक्ट का होना हमारे विद्यार्थी का जरूरी है, चाहे विद्यार्थी किसी भी फील्ड में जाना चाहे। इसलिए हमने कहा कि हम 6वीं से लेकर के 10वीं तक की मैथ्स है जिसको हम बेसिक मानते हैं और हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस आधार पर हम 6वीं से लेकर के 10वीं तक की मैथ्स आपको करवाएंगे। ये हमने संकल्प लिया था रजत भारती के जन्मदिन के अवसर पर और उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ मैथमेटिक्स क्लास 8वीं की या 8वीं कक्षा की क्लास लेने के लिए। ठीक है ना। अब अलग अलग हम देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों मैथमेटिक्स में तो बहुत सारे अध्याय देखने को मिलेंगे इस 8वीं के बुक्स में। उसमें सबसे पहला जो हमारा प्रिय विद्यार्थियों अध्याय है वो है
परिमेय संख्याएं। अध्याय 1 है जिसका नाम है, या पहला अध्याय जिसका नाम है विद्यार्थियों, वो है परिमेय संख्याएं। अब ध्यान देना, नंबर्स या संख्या, जितने भी कैलकुलेशन है चाहे किसी भी प्रकार के हो, वो नंबर्स या संख्या या इसके अंतर्गत आते हैं। अब संख्या के बिना, नंबर्स के बिना कैलकुलेशन किसका करोगे आप? तो सबसे पहले बेसिक नंबरिंग की भी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है ना। परिमेय संख्याएं हैं, उसमें से जैसे हम इसमें पढ़ेंगे 8वीं की जो बुक्स है, इसमें बहुत सारे चैप्टर दे देते हैं। जैसे परिमेय संख्याएं हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं, उसके अलावा चतुर्भुजों को समझना है, मतलब चतुर्भुज के जैसे आकार, उसकी प्रकृति, उसके प्रकार, उसके आधार पर उसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। और चतुर्भुजों के अलावा हम देखेंगे प्रायोगिक ज्यामिति है, यानी जियोमेट्री का काफी हिस्सा है, जिसमें कुछ त्रिभुज बनाने होंगे, कुछ उसके अलावा सर्किल वगैरह, ये सारी चीजें होगी। और उसके अलावा आंकड़ों का प्रबंधन है, वर्ग और वर्गमूल है, घन और घनमूल है, राशियों की तुलना है, बीजीय व्यंजक और सरसमीका है, ठोस आकारों का चित्रण है, और क्षेत्र ज्यामिति है, घात और घातांक है, और उसके अलावा सीधा और प्रतिलोम समानुपात है, गुणनखंड है, आलेख है, और इस प्रकार के बहुत सारे चैप्टर हैं। लगभग आपके इस 8वीं की कक्षा में, 8वीं की बुक्स में 16 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें से पहला जो अध्याय है, इस अध्याय का नाम है प्रिय विद्यार्थियों परिमेय संख्याएं। अब सबसे पहले हमारा जो शब्द है या टॉपिक है या चैप्टर है, अध्याय है, उसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती है ना। तो परिमेय संख्याओं का वैसे मतलब आप देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है विद्यार्थियों, वो होता है फ्रैक्शन, ठीक है। और इसको हम कहते हैं हिंदी में भिन्न। ध्यान रखना, मूल बात मैं बता रहा हूं। परिमेय का मतलब होता है परिमेय संख्याओं का भिन्न या फ्रैक्शन। इंग्लिश में हम इसको फ्रैक्शन कहते हैं और हिंदी में हम इसको भिन्न कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं, 1/2, 1/4, 3/4, ठीक है, 7/5। इस प्रकार आपने देखी होगी कई संख्याएं बटों में लिखी होती है ना, भिन्न में। इसको हम कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाली संख्या को हम कहते हैं हर। अंश और हर को बटा में लिखा जाता है, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन या भिन्न। यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट? अब जितने भी इस भिन्न से रिलेटेड संख्याएं हैं, वो सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिमेय संख्याएं कहलाएगी। और इसको हम अपूर्ण संख्या भी कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो परिमेय संख्या है या फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे। तो साधारणतः मैंने देखा कि इस अध्याय के अंतर्गत ऐसी ऐसी भिन्नें दी होगी, या उसमें जोड़ना होगा, या घटाना होगा, या गुणा होगा, या भाग होगा। गणित में साधारण जनरली हम देखेंगे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले गुणा, भाग, जोड़ना और घटाना, ठीक है ना। इसको जोड़ या जोड़ना एक ही बात है, और इसका होता है व्याकलन, ठीक है। गणित या मैथ्स के अंदर साधारणतः यही होता है, गुणा, भाग, जोड़, घटाना, या बाकी कहो या व्याकलन कहो, ठीक है ना, यही। तो ये गुणा, भाग, जोड़ और घटाना या व्याकलन, अब ये चारों चीजें साधारणतः चलेगी, मगर इसका तरीका अलग है, इसके रूल्स ऑफ रेगुलेशन है, कुछ कुछ नियम है। उन नियम के तहत हम प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे, तो हमारा आंसर है वो सही आएगा। या रूल्स से हट करके हम कोशिश करेंगे उसको हल करने की, तो वहां प्रश्न का उत्तर सही आए या ना आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो हम मैथ्स में भी कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उस रूल्स के तहत हम यदि चलेंगे प्रश्न को लेकर के, तो निश्चित रूप से हम इसमें
सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि पहला जो मैथ्स का क्लास 8 और उसका फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने समझा कि परिमेय संख्याएं क्या है, ठीक है ना, किन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो ये तो हमने एज ए बेसिक समझ लिया कि जो भी भिन्न है या किसी भी राशि को बटा में लिखते हैं तो इस भिन्न को, इस फ्रैक्शन को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब हम सबसे पहले इसकी परिभाषा में लिखेंगे। ठीक है, हम समझते समझते आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा, और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमारा प्रश्न है उसको हल करते समय उत्तर है वो गलत होने के चांसेस बिल्कुल न गणे रहेंगे। ठीक है, अब परिमेय संख्याएं किसकी परिभाषा है? परिमेय संख्याओं की परिभाषा। तो हम परिभाषा में या परिमेय संख्याओं की परिभाषा में तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब हेडिंग डाल दो परिमेय संख्याएं। जैसा मैं लिखता हूं वैसा का वैसा आपको लिखना है और इसे समझना है। कुछ चीजें रटने लायक होगी, कुछ चीजें समझने लायक होगी। मैथमेटिक्स में ज्यादातर चीजें आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, समझोगे तो वो आसान रहेगी, ध्यान रखना है ना। तो अब इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। सबसे पहले हमें ये नॉलेज तो होना चाहिए कि जिस चीज को हम हल करने जा रहे हैं, जिस प्रश्नावली को हल करने जा रहे हैं उसका बेसिक क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो परिमेय संख्याएं उसको हम कहेंगे वे संख्याएं क्या प्रिय विद्यार्थियों? वे संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में, किसके रूप में प्रिय विद्यार्थियों? वे संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में क्या प्रिय विद्यार्थियों? वे संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब एक बात तो हमें समझ में आ गई कि भिन्न क्या है। ठीक है ना, किसी भी राशि को लिखते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिखें 1/2, 1/4, 3/4, 7/8, 6/5, ये सारी राशियां हैं। ये फ्रैक्शन या भिन्न या परिमेय संख्याएं कहलाएगी। तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा लिखी हमने कि वे संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में लिखते हैं या लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों? परिमेय संख्याएं कहेंगे। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है? नहीं है। अब एक उदाहरण के तौर पर हम लिखेंगे इसको। तो उदाहरण के तौर पर P/Q, जनरल हम उदाहरण दें तो P/Q। ये ऊपर वाली क्या है प्रिय विद्यार्थियों? इसको हम कहते हैं अंश। ठीक है, और नीचे वाली को हम कहते हैं हर। यहां तक कोई दिक्कत? बटा में जो ऊपर वाली राशि है इसको अंश कहते हैं और नीचे वाली राशि को हम हर कहते हैं। ये असमान होगी तभी ये भिन्न बनेगी, समान होगी तो भिन्न रहेगी नहीं, ध्यान रखना है ना। यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान रखना ये जो Q है, Q = 0, यानी Q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इस Q का मान शून्य हो गया, माना कि ये 1 है, इसमें शून्य का भाग दिया, तो 1 में शून्य का भाग देने से क्या परिवर्तन आएगा? कुछ नहीं, 1 ही रहेगा। तो ये फ्रैक्शन नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? ये फ्रैक्शन नहीं रहेगा, ध्यान रखना है ना। हाँ, ये ध्यान रखना, ये पूर्ण संख्या बन जाएगी, फ्रैक्शन नहीं रहेगा। तो Q का मान कभी भी ये इसको कहते हैं है ना, Q = 0 है ना। हाँ, तो इसको हम कहेंगे Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कब? परिमेय संख्याओं की बात करें या फ्रैक्शन की बात करें या
भिन्न की बात करें, भिन्न तभी हमारी बनेगी जब q का मान 0 नहीं होना चाहिए या नहीं होगा। यहां तक कोई डाउट? अब ध्यान देना, उदाहरण के तौर पर हम लिखें तो उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं 1/4, ठीक है, 1/2, 3/4, कुछ भी लिखो, 5/4, 6/7, ठीक है ना। मगर ऐसा नहीं हो कि वो भिन्न ही पूरी रद्द हो जाए, ऐसा कोई नीचे मान नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। हर में और अंश और हर में दोनों कॉमन मान नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम कहते हैं वे संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने माना कि p/q, ये ऊपर वाली संख्या p, इसको हमने अंश माना और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं ना। फिर हमने बात की q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि q का मान 0 या 0 हो गया तो ऐसी स्थिति में आपका फ्रैक्शन या भिन्न है वो नहीं रहेगी, वो ध्वस्त हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब फिर हमने उदाहरण लिया, ये उदाहरण माइनस में हो सकते हैं 3/4, ठीक है ना, -7/8 या कुछ भी हो सकता है ना। एक एग्जाम्पल हमने इसको लिखा और इसको लिखते हैं ETC, ईच, है ना। अरे ऐसे बहुत सारी भिन्न है, हमने एक एग्जाम्पल, यानी हम कहते हैं कि जो भिन्न के रूप में है या फ्रैक्शन के रूप में है उसी को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ? नहीं है? अब ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थी, दूसरा क्या है, ये हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे तब आगे हम इसकी प्रश्नावली में जो प्रश्न दे रखे हैं उन प्रश्नों को या क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात भी विद्यार्थियों, अब जो ये परिमेय संख्या है, क्या है ये परिमेय संख्या है। इन परिमेय संख्याओं की बात करें तो ये मूल रूप से विद्यार्थियों दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। ये कुछ चीजें बेसिक है, इस बेसिक को साथ में लेकर के चलना है। जब बेसिक आपका क्लियर होगा हर प्रश्नावली से रिलेटेड या हर चैप्टर हर अध्याय से रिलेटेड, तो आपको प्रश्न या क्वेश्चन हल करने में कभी भी कोई कठिनाई नहीं होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्याएं वो मूल रूप से कितने प्रकार की होती है प्रिय विद्यार्थियों? वो होती है दो प्रकार की। कौन कौन सी? ठीक है। अब जो पहला है हमारा वो है समापेय परिमेय संख्या, ठीक है। और दूसरा है उसको हम कहते हैं आवर्ती, क्या कहते हैं? आवर्ती परिमेय संख्या। एक है समापेय, दूसरा है आवर्ती परिमेय संख्या। अब ध्यान रखो समापेय क्या है, आवर्ती क्या है। सबसे पहले ये नाम से ही पता चलता है कि समापेय में क्या होना है, आवर्ती में क्या होना है। समापेय का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा फ्रैक्शन, ऐसी भिन्न, ऐसी परिमेय संख्याएं जो आगे चल करके एक समय समाप्त हो जाए। कैसे? एजे उदाहरण के तौर पर हम माने विद्यार्थियों तो क्या होगा, जैसे 1/4 है, ठीक है। 1/4 को हम हल करेंगे तो क्या होगा, 1 में 4 का भाग जाता नहीं है तो पॉइंट लगाएंगे तो यहां हो जाएगा 10। 10 में से 4 का भाग गया 2 बार, पीछे 4 दूनी 8, पीछे पीछे 2। अब 2 में से 4 का भाग जाएगा नहीं। अब ध्यान रखना हमने उतारा 0, 0 में 20 हो गया तो 20 में से 4 का भाग जाएगा 5 बार, है ना। ये 4 इस 20 को 5 बार काटेंगे। अब ऊपर संख्या कुछ बचती नहीं है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी समापेय परिमेय संख्या है। क्या है?
ये हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा 1/4 है यह एक समाप्य परिभाषा का उदाहरण है। ठीक है। दूसरा 1/2, 1/2 तो इसमें 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, यहाँ उतारा पॉइंट पॉइंट लगने से 10 हो गया, तो 2 का भाग जाएगा मेरे विद्यार्थियों, हो जाएगा 2 पंजे 10। ठीक है। अब इसमें भाग जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 बार, और पीछे 0 उतारो, नहीं उतारो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 का भाग 5 में यानी 10 में गया 0.50 बार या 0.5 बार। ठीक है ना। अब इसको हम कहते हैं, ऊपर कोई संख्या नहीं बची, इसको भी हम कहते हैं, क्या कहेंगे, समाप्य परिमेय संख्या। तो कुछ ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं प्रकृति में या इस गणित के अस्तित्व में कि आगे चल करके उसको हल करोगे तो एक समय में समाप्त हो जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होगी। ठीक है। बार बार पुनरावृत्ति का मतलब क्या हुआ? बार बार पुनरावृत्ति का मतलब हुआ प्रिय विद्यार्थियों, जैसे 1/3, 1/3 को आप हल करोगे तो यहाँ सीधा पॉइंट लगा करके लिखो या 0 लगा कर लिखो, उसके बाद 0.3, 0.3, 0.3 इस प्रकार ये चलता रहेगा फ्रैक्शन। तो इसको हम कहते हैं आवर्ती। क्यों कहते हैं आवर्ती? क्योंकि इस फ्रैक्शन को हल करेंगे तो 3 3 3 3 3 3 ये 3 वाला खेल है, ये लगातार जारी रहेगा। यहां तक किसी प्रकार का डाउट तो हम शब्द से ही पहचान लेते हैं कि आवर्ती परिमेय संख्या क्या है और समाप्य परिमेय संख्याएं क्या है। यहां तक कोई डाउट बताइए। हाँ, उसके अलावा जैसे उदाहरण के तौर पर लिखेंगे 1/6 है ना, 1/6, 1/6 को हम हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 1.6 इस प्रकार आगे चलता रहेगा, 1.6666। तो इसको भी हम कहते हैं कि ये आवृत्ति है, 6 की बार बार आवृत्ति हो रही है, लेकिन ये कभी भी समाप्त नहीं होगी, अनंत तक ये चलती रहेगी। समझ में आया? इसको हम कहते हैं आवर्ती परिमेय संख्या है। तो हमारा जो मूल मकसद था समझना, वो समझ गए होंगे कि समाप्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं और आवर्ती परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, है ना। हाँ, समाप्य में लिखें, समाप्य में हम लिखेंगे वह परिमेय संख्याएं जो कुछ अंकों के बाद, वह परिमेय संख्याएं जो कुछ अंकों के बाद समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, उसे समाप्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। हम पढ़ रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों मैथ्स या गणित का क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। हमने पढ़ा कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा पढ़ी, उसको समझने एज एग्जाम्पल के तौर पर समझ करके देखा या प्रैक्टिस के तौर पर। फिर हमने परिमेय संख्याओं के प्रकार, तो मूल रूप से परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, एक होता है समाप्य और दूसरा होता है आवर्ती। फिर समाप्य और आवर्ती को हमने एक बेसिक समझने का प्रयास किया एग्जाम्पल लेकर के। अब हम इसकी लिख रहे हैं परिभाषा कि समाप्य वह परिमेय संख्याएं जो कुछ अंकों के बाद समाप्त हो जाती है, उसे समाप्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब समाप्य परिमेय संख्याओं में उदाहरण के तौर पर लिखो नीचे, ये सारी लिखना अपनी नोटबुक में, है ना। उदाहरण के तौर पर लिखोगे जैसे 1/4 है, 1/2 है, ठीक है ना। ये सारी 3/4 है ना। हाँ, तो 1 इसको हल करोगे 4 को 0.25 आएगा, इसको हल करोगे तो 0.50 आएगा, इसको हल करोगे तो 0.75 आएगा, यानी यहां तक ये समाप्त हो जाएगी। अब कुछ और भी संख्याएं होगी ऐसी, हम इसको ETC नीचे लिख सकते हैं ना, इत्यादि।
अब ध्यान देना, ये हमारी समाप्य संख्या होगी। अब कुछ ऐसी संख्याएं होती है जिनका बार बार रिपीटेशन होता है, कभी भी समाप्त नहीं होगी। आप भाग देते जाइए, उसी अंक का पुनरावर्तन होता जाएगा, वही अंक बार बार आता जाएगा और ये अनंत तक खेल जारी रहेगा, लेकिन कभी भी वो अंक समाप्त नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, समाप्त नहीं होता है तो पॉइंट के बाद में 3 अंकों को लेते हैं, ठीक है। अब 2 अंक लेते हैं, तीसरा अंक यदि 5 से अधिक है तो उसमें आगे वाले अंक में 1 बढ़ाते हैं, 5 से कम है तो उसको ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति चलती है। हम फ्रैक्शन अब पढ़ेंगे, आगे हल करेंगे प्रश्न, तब ये सारी चीजें सामने आएगी। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब ध्यान दीजिए विद्यार्थी, अब हमारी समाप्य होगी, अब हमारी आवर्ती, अब क्या हमारी, अब है प्रिय विद्यार्थियों वह आवर्ती परिमेय संख्या। क्या है, आवर्ती परिमेय संख्याएं। आवर्ती परिमेय संख्या में हम लिखेंगे प्रिय विद्यार्थी परिभाषा में, मैंने कहा वे संख्याएं या वे फ्रैक्शन, वे भिन्न है जो कभी समाप्त नहीं होती है और एक ही अंक का बार बार दोहरान होता है, रिपीटेशन होता है ना। तो हम लिखेंगे वे दशमलव संख्याएं, क्या लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, वे दशमलव संख्याएं जिनमें एक या एक से वे दशमलव संख्याएं जिनमें एक या एक से अधिक बार दोहरान होता है। क्या होता है, दोहरान होता है, वे आवर्ती, वे आवर्ती परिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। यानी वे दशमलव संख्याएं जिनमें एक या एक से अधिक बार दोहरान होता है, यानी कोई अंक या तो एक बार आएगा या वो एक से अधिक बार भी आएगा। जैसे हमने देखा अभी उसमें 1.3 में तो 1.3333 चल रहा था, ठीक है ना। और 1.6 में देखा 1.1666, तो यानी यहाँ 6 बार 6 है अंक, उसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है। उधर 3 का भी बार बार रिपीटेशन हो रहा था। हम कह सकते हैं ये कौन सी परिमेय संख्या है, तो वो हम कहेंगे आवर्ती परिमेय संख्या है, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पर एज एग्जाम्पल हम लें तो जैसे 1/3 है, इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट या 0.333, इस प्रकार ये चलती रहेगी कब तक, अनंत तक, ठीक है। अब दूसरा जैसे 1.6 है, 1.6 को लेंगे तो 0.1666, इस प्रकार ये चलती रहेगी। यानी इस अंक का कभी भी समापन नहीं होना है। 1.3 का 1.6 के फ्रैक्शन को आप हल करोगे तो ये लगातार इस प्रकार आगे बढ़ती जाएगी, कभी भी इसका अंत नहीं होगा। इसको हम कहते हैं आवर्ती, यानी वे दशमलव संख्याएं जिनमें एक या एक से अधिक बार दोहरान होता है, दोहरान पाया जाता है या पुनरावृत्ति होती है, उसे हम कहते हैं आवर्ती परिमेय संख्याएं। यहां तक कोई डाउट प्रिय विद्यार्थियों, यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, नहीं है आगे बढ़ते हैं। ये हमने जाना कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। प्रिय विद्यार्थियों, परिमेय संख्याएं क्या होती है इसके बारे में हमने बेसिकली समझा। अब ध्यान देना, हम फर्स्ट अध्याय की बात कर रहे हैं, इसका हेडिंग है, टाइटल है परिमेय संख्याएं। अब ध्यान देना, अब हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, वह है क्या है, पूर्णांक संख्या। क्या है, इस पूर्णांक संख्या का भी यूज है इस चैप्टर में, ठीक है। परिमेय, पूर्णांक वगैरह ये सारी चीजें। अब परिमेय संख्याओं में हमने समझा, ठीक है।
अब हम कोशिश करेंगे कि ये पूर्णांक संख्या है वो क्या है, इसके बारे में जानेंगे। अब ध्यान देना, कुछ आपने देखा होगा संख्या 0, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार ये चीजें चलती है, ठीक है। कुछ चीजें 0 से इधर होती है, -1, -2, -3, है ना। तो इस प्रकार चीजें माइनस में चलती है, यानी 0 के लेफ्ट साइड चलने वाली धनात्मक चीजें और 0 के राइट साइड चलने वाली, सॉरी राइट साइड, लेफ्ट साइड चलने वाली ऋणात्मक और इधर चलने वाली धनात्मक, ये दोनों राशियां यानी माइनस वाली राशियां, शून्य और 1 से लेकर के अनंत तक की जो ये पूर्णांक है, इसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या, यानी यानी वे संख्याएं जिनमें 0 भी शामिल होगा, माइनस की पूर्णांक है वो भी संख्या शामिल होगी, और प्लस की पूर्णांक है वो भी संख्याएं शामिल होगी। इन तीनों को मिला करके हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। क्या कहेंगे विद्यार्थियों? पूर्णांक संख्या। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसकी? पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या है क्या? हमने ये समझा तो था कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो हमने कहा कि 0 माइनस की जितनी राशियां हैं जो पूर्णांक को, और प्लस की जितनी राशियां जो पूर्णांक को, उन तीनों को मिला करके, शून्य माइनस और प्लस की राशियों को मिला करके हम कहते हैं इसको पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या कहेंगे? हम इसको लिखेंगे वे संख्याएं, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? वे संख्याएं जिनमें धनात्मक का मतलब है प्लस की राशियां, ऋणात्मक का मतलब है माइनस की राशियां, और शून्य, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं 0, ये शामिल हो। क्या प्रिय विद्यार्थियों? ये शामिल हो, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यहां तक कोई किसी को डाउट, किसी भी विद्यार्थी को कोई भी प्रकार का डाउट हो तो मुझे जरूर पूछें, कमेंट करके पूछें, नेक्स्ट क्लास में मिलो तब पूछें, कैसे भी, लेकिन आपको समझ में नहीं आए तब तक आगे नहीं बढ़ना है। हमारा मकसद है आपको समझाना, हमारा पढ़ाना तभी सार्थक है, हमारे पढ़ाने की सार्थकता तभी है जब हमारा पढ़ाया हुआ सारा टॉपिक आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम कहेंगे वे संख्या जिनमें धनात्मक ऋणात्मक शामिल होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य शामिल हो, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। उन संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं? डाउट है? अब ध्यान देना, पूर्णांक संख्या की मुख्य बातें। अब है पूर्णांक संख्याओं की मुख्य या मूल बातें। कुछ ऐसे बातें होती है, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है, याद रखना जरूरी है। अब ध्यान रखना, अब इसका जो पहला है, अब हम बात करेंगे जितनी भी पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना, हर पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, ध्यान रखना। क्या होती है? फर्स्ट इसका क्या है? हर एक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है ना। तो हम लिखेंगे कि हर पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। एक बात क्लियर कि हर एक जो पूर्णांक संख्या है, चाहे शून्य हो, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे वो धनात्मक, जिसको पूर्णांक कहते हैं, तो हर पूर्णांक संख्या वो कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी,
ठीक है, परिमेय संख्या की हमने क्या पढ़ा था, जैसे 1/2, तो ये एक प्लस का है, 2 भी प्लस का है, तो ये दोनों क्या है, क्या है, हर पूर्णांक परिमेय संख्या है। तो ये दो एक पूर्णांक है, ये एक भी पूर्णांक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हर एक पूर्णांक है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरा इसका, लेकिन बात ये रखनी है ध्यान, लेकिन क्या लेते हैं, हर परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है, ध्यान रखना, नहीं होती है, ध्यान रखना। हर पूर्णांक परिमेय संख्या तो होती है मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन हर परिमेय संख्या पूर्णांक कभी नहीं हो सकती। यही बात है, ये बात भूल है, इसको ध्यान रखना, ये आगे काम आएगी। यानी हम कह रहे हैं कि हर पूर्णांक है वो परिमेय संख्या कहलाती है, या फ्रैक्शन कहलाता है, भिन्न कहलाता है, नो डाउट, मगर हर परिमेय संख्या है वो पूर्णांक नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना है। और तीसरा है, वो तीसरी बात खास ये है कि तीसरी बात क्या है विद्यार्थियों, तीसरी बात ये है कि हर जो परिमेय संख्या है, हर एक परिमेय संख्या, हर एक परिमेय संख्या को भिन्न में लिखा जा सकता, ठीक है, हर एक परिमेय संख्या को भिन्न में लिखा जा सकता है। कैसे, परिमेय 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस प्रकार हर एक संख्या को आप भिन्न में लिख सकते हो, यहाँ किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। यह था हमारी पूर्णांक, जो उस पूर्णांक का नियम है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। नहीं है, अब ध्यान दो, यहां तक नहीं है। अब पूर्णांकों के बारे में हमने चर्चा की, उसके सिद्धांत थे, कुछ सिद्धांतों के बारे में चर्चा की, या नियम थे उसके बारे में चर्चा की। अब हम इसके प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बेसिकली मैंने पहले भी समझा दिया था, पूर्णांक है वो 3 प्रकार के होंगे। पहला, कौन सा, पहला है वो धनात्मक, ठीक है, कौन सा, धनात्मक। दूसरा है, इसको हम कहते हैं ऋणात्मक, क्या प्रिय विद्यार्थियों, ऋणात्मक। और तीसरा है, इसको हम कहते हैं शून्य, शून्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीरो, क्या कहते हैं, जीरो। यहां तक कोई डाउट। अब धनात्मक कौन सी है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार अनंत, ठीक है। ऋणात्मक कौन सी है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ठीक है, हो गया, हाँ। और इस प्रकार अनंत तक। और शून्य आप समझते हैं, जीरो को कहते हैं, जिसका आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। ये शून्य भी क्या है, हमारा पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक में हमने मतलब ये संख्याएं जो शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक तीनों शामिल है, वो सारी पूर्णांक कहलाते हैं, जैसा हमने पढ़ा था। तो ये पूर्णांक के प्रकार भी हो गए, हम कह सकते हैं प्रकारों में ये मूल रूप से 3 प्रकार के, है ना, धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, और शून्य भी हो सकता है। इन सभी को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक, क्या कहेंगे। और एक चीज मूल है, वो नोट करके आप लिखें, क्या लिखेंगे, पूर्णांक में ध्यान रखना, नोट, पूर्णांक में डेसिमल या दशमलव
डेसिमल या दशमलव नहीं होते हैं, नहीं होता है। ध्यान रखना, जो दशमलव पॉइंट वाली है या भिन्न वाली है वो पूर्णांक कभी भी नहीं हो सकता। ध्यान रखना इस बात का, है ना। तो पूर्णांकों में डेसिमल या दशमलव नहीं होता, ध्यान रखना, है ना। इसको डेसिमल कहें या फ्रैक्शन कहें, एक ही बात है। फ्रैक्शन कहें, भिन्न कहें, या डेसिमल कहें या दशमलव कहें, एक ही बात है। तो पूर्णांकों में कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं पाया जाता है या नहीं होता है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत है? तो आज काफी क्लास लंबी हो गई, आज की क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट जब भी मिलेंगे तो इस और भी कुछ बेसिक चीजें रही हुई है, जैसे अपरिमेय संख्या है और कौन कौन सी है, किन्हें कहते हैं, उसकी परिभाषाएं, बेसिक इन्फॉर्मेशन, और उसके अलावा बेसिक हमारा पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इस 1.1 प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन, जिनको हल करके हम देखेंगे कि वास्तव में हमने पढ़ा था वो चीजें उपयोगिता है उसकी, या वो काम आती है नहीं आती है। ऐसा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज तक जो भी पढ़ाई समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछें। और ये क्लास अब रेगुलर चलेगी मैथमेटिक्स की 8वीं की। आप लगातार जुड़े रहें, और भी कई सारे भाई बहन हैं उन तक ये पहुंचाने का प्रयास करें ताकि हमारा मकसद भी पूरा हो जाए। और हम चाहते हैं कि ये पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में बैठे हर एक गांव ढाणी, जहाँ फोन तो आजकल है ही, हर एक व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा अनपढ़ हो, तो अनपढ़ खुद हो सकता है लेकिन उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूट्यूब से सारी चैप्टर वाइज क्लासें पढ़ोगे। इस चैनल पर कोई भी चैनल दुनिया में या यूट्यूब पर ऐसा नहीं है जो आपको चैप्टर वाइज पढ़ाता होगा। उसमें कुछ क्लासें डाल करके कुछ चीजें सिस्टोमेटिक अपने ऐप में लॉक कर रखी होगी, वहां बिना पैसे के आपको नहीं पढ़ाई जाती है। आप पैसे पे करोगे तो, लेकिन यहाँ आपको मुफ्त में निःशुल्क पढ़ाई जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर एक अभिभावक से, हर एक विद्यार्थी से कि इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, इस निःशुल्क शिक्षा प्रणाली का लाभ लें और आगे बढ़ें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।